इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, मेरा नाम मनीष कुमार सेन है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी हायर सेकेंडरी तक की परीक्षा सरस्वती सर, मेरा नाम मनीष कुमार सेन है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी हायर सेकेंडरी की परीक्षा नगर के ही सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण की। उसके पश्चात मैं अपने ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन जिले के ही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एफिलेटेड टू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पूरी की। तथा मैंने एमएससी के दौरान ही अपनी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्तमान में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी में इनरोल्ड हूँ। मेरी अभिरुचि क्रिकेट खेलना एवं देखना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी आप पीएचडी कर रहे हैं। सब क्या टॉपिक है आपका? जी सर। सर, मेरा कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ है। मेरा टेंटेटिव टॉपिक जो है वो स्टडी ऑन द ग्रोथ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटायर फंक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय डिरिचलेट सीरीज है। बढ़िया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप यूपी से मध्य प्रदेश आना क्यों चाहते हैं? आपकी फिर आवाज नहीं आ रही है, रिपीट और रिपीट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आई। जी सर, नाउ इट इज ऑडिबल। यू आर सर, ऑडिबल। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करता हूँ। हमीरपुर जिला जो है बुंदेलखंड रीजन में है, और मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा है। और हमारी जो रूट्स है वो एमपी के बुंदेलखंड से लगी हुई हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए आपका अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप प्रोफेसर बन जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, फिर उसके बाद आपको मौका मिलेगा यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो फिर आप वापस आ जाएंगे। नहीं सर, ये मैंने निर्णय एक दीर्घकालीन योजना के तहत लिया हुआ है। जैसे मेरा अगर सिलेक्शन होता है तो अभी मेरा रिसर्च वर्क भी अधूरा हुआ है, तो मैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा और अन्य जगह नहीं सोचूंगा। अच्छा। अच्छा, हमीरपुर का नाम रखा कैसे गया है हमीरपुर? क्या है ये हमीर? हमीरपुर सर, ये स्थानीय शासक यहाँ पे राजा हमीर जो थे उनके नाम पर ही जिले का नाम हमीरपुर रखा गया है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ चंदेलाओं का कोई शासन था क्या कभी? जी सर, चंदेला का शासन यहाँ पे 9वीं शताब्दी के आसपास चंदेला राजाओं का शासन रहा। उसके बाद बुंदेला शासकों का रहा। और उसके बाद यहाँ पे मराठा जो थे, सिंधिया होलकर पवार, इनका शासन रहा। फिर यहाँ पे मेनली फिर ब्रिटिश शासन हो गया था। यहाँ पे 1802 के बाद 1818 में पूर्णतया ब्रिटिश शासन लागू हो गया। मुझे एक चीज बताओ आप, सिंपल सी, कि जब इसमें पूरे शासक कॉमन थे, सारी चीजें ऐसी थी, तो ये हमीरपुर यूपी में क्या वजह रही कि हमीरपुर को यूपी में भेज दिया? वो सर एक बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड का जो है वो यूपी में है। नहीं नहीं, कुछ तो तो रीजन। वो पहले। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या रीजन रहा होगा, थोड़ा सोच के बताओ, भले टाइम लो, कि ऐसा क्या रहा कि हमीरपुर को यूपी में जाना पड़ा? जैसे झांसी है, आपने अगर मैप देखा होगा, झांसी को यूपी में गया, ऐसे ही कोई रीजन है क्या हमीरपुर का? जी सर, ऐसा सर, ऐसा सर मैंने सोचा नहीं है कभी चलिए कि ठीक है। इसको स्पेसिफिकली यूपी में ही क्यों रखा गया। ठीक ठीक है मनीष जी, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। आजकल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नजर में? मध्य प्रदेश की सर सबसे बड़ी समस्या, अ, जो अगर देखा जाए सर तो जो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको समय पर जो है वैकेंसी अगर कंप्लीट हो जाए तो उनको बेरोजगारी की समस्या और अन्य चीजों में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आपने बोला कि बेरोजगारी, ठीक है। तो जी सर। मैथमेटिक्स किस प्रकार से बेरोजगारी दूर करने में मदद कर सकता है मध्य प्रदेश? मैथमेटिक्स सर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेबल होता है। अगर केवल पढ़ाई का कंपटीशन वगैरह या इस फील्ड को भी छोड़ दें तो आईटी सेक्टर में जैसे कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम डेवलपर, कई सारे फील्ड्स में, ये जो मेडिकल साइंस में जो है मॉडलिंग वगैरह या एमआरआई, सीटी स्कैन, कई जगह मैथमेटिक्स है। बैंकिंग, फाइनेंस नहीं नहीं, आप भी करता है, तो उस तरह से। नहीं नहीं, आप प्रॉपर मैथमेटिक्स का बताओ। ऐसे मत बताइए कि ऐसे तो हर जगह में कहीं ना कहीं मैथ्स जुड़ जाएगा। ऐसे तो हर जगह में मैथ्स, तो इंजीनियरिंग में भी आप बोल देते कि इंजीनियरिंग, और जो बचे हुए थे उनमें भी बोल जी देते। सर। मैथ बताइए प्रॉपर कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट कैसे बेरोजगारी दूर कर सकता है। अच्छा,
जैसे सर अगर डेटा की बात करें, डेटा स्टैटिक्स में सोचें कि जो क्या कारण है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, या उनमें कुछ अगर चेंजमेंट हम अगर करें उसके थ्रू, रीजंस को जान के उनमें सोल्यूशन प्रोवाइड करें, तो ये मुझे लगता है कि बेरोजगारी थोड़ा कम की जा सकती है। ठीक है मनीष जी, सर पूछेंगे आपसे कुछ। ओके। हाँ मनीष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपसे एक सवाल किया था, व्हाट इज SCR? जाके चेक किया आपने? जी सर। कौन जी कौन? सर, ये जो है दिल्ली एनसीआर की बेसिस पर यहाँ पे यूपी में बनाया जा रहा है, जो से लखनऊ का क्षेत्र सीमित है, और यहाँ पे अन्य जो आसपास के जिले हैं वहाँ के लोग काफी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, तो इस पूरे आसपास के कई सारे जिले, जैसे लखनऊ हो गया, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, आसपास के जितने, उन्नाव हो गया, इन सब के सिटी को कंबाइन करके एक रीजन बना दिया जा रहा है, SCR, अच्छा, जो स्टेट कैपिटल रीजन, ये बताइए जिससे कि कौन कौन सी जनपद शामिल है इसमें ऑफिशियली? ऑफिशियली सर जो उसमें सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, इतने रीजन तो सर, इतने जिले तो शामिल ही है इसमें। अगर मैं कोई भूल रहा हूँ एक एक ही शायद, कैपिटल के तो अलावा शायद इतने ही है सर। से कितने जनपद लिए गए हैं? कैपिटल के अलावा सर 5 जनपद है सर। 5 जनपद? आपने तो 4 ही का नाम लिया है अभी। एक तो लखनऊ का कैपिटल हो गई। चलिए कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, कभी अभी तक कहीं यूपी में से कहीं कुछ अभी न्यूज आती है, यूपी के हाथ लगा जैकपॉट, यूपी के हाथ लगा जैकपॉट, बहुत वायरल होती है। कोई आइडिया है इस न्यूज के बारे में? नहीं सर, अभी मुझे को नहीं आइडिया है। अच्छा चलिए कोई अच्छा, ये बताइए, यूपी में कहीं ऑयल मिलता है? क्रूड ऑयल वगैरह मिलता है कहीं यूपी में? सर आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, मैथमेटिक्स में जो हमारा डिस्टेंस की जो इक्वेशन होती है, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, जी, तो हम लोग एक्सेलरेशन वो डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? जो सर हम जो आर का डिफरेंस करते हैं ना, हमको वेलोसिटी मिलता है, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो? डिस्टेंस का। उसका सर डिफरेंस करने पर एक्सेलरेशन मिलता है। और उसका किया तो? एक्सेलरेशन का सर करेंगे तो जर्क जर्क का वो मिलता है, जर्क फाइंड होता है। और उसका भी होता है कि डिफरेंस उससे आगे होता है? उससे आगे तो सर नहीं पता है, रिकॉर्ड दोबारा। ये जो जर्क जर्क तक। जर्क है, जर्क और इम्पैक्ट में कोई फर्क होता है? नो सर, ये एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा था। नहीं, जो जर्क है और जो हमारा इम्पैक्ट का भी होता है। अच्छा अच्छा, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, ये क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम सर इम्पल्स इम्पल्स या इम्पैक्ट वाला रहता है। अच्छा, इम्पल्स और ये जर्क, इन तीनों में कोई फर्क होता है? सॉरी, इन दोनों में डिफरेंस होता है कोई मैथमेटिकली? अभी मेरे माइंड में नहीं है ये चीज। चलिए कोई बात नहीं यार। अच्छा, आप बताइए कि जो हमारा स्लोप होता है, ट्राइंगल जी का सर। स्लोप, हम लोग ट्राइंगल की बात करते हैं, तो उसका स्लोप क्या जी। होता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ ट्राइंगल? क्या है मतलब, क्या ऐसी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कि ट्राइंगल की स्लोप ये है? ट्रायंगल के साथ स्लोप, हाँ, सर स्लोप तो ज्यादातर किसी लाइन में रिप्रेजेंट होता है। हम लोग और स्पेसिफिकली बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। उसमें स्लोप जैसी कोई चीज? हाँ, उसमें उसमें सर उसका स्लोप जो है M = tan θ, वो उसके जो है उसका लंब अपॉन आर आर जो रहता है, वही उसका स्लोप रहता है वो। नहीं, लंब बटे आधार, जो उसमें जो tan थीटा होता है, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? थीटा जो सर है हाइपोटेनस और बेस के बीच का एंगल रहता है। हाइपोटेनियस और बेस के बीच का? अच्छा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच का नहीं हो सकता थीटा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो? जी सर, तो फिर सर चेंज हो जाएगा, फिर वो बेस अपॉन उसमें हो जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, नॉर्मली नॉर्मली जो हम लेके चलते हैं वो हाइपोटेनस और बेस के बीच का एंगल इसको एज्यूम करते हैं। ट्राइंगल को घुमा देंगे तो नाम चेंज हो जाएगा उन जी, दोनों। ट्रायंगल घूम जाएगा। जी सर। कोई बात नहीं। आप ये बताइए, जो ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का जो आपने स्लोप लिया, इसमें हम लोग tan थीटा को ही क्यों लेते हैं?
साइन थीटा ही बोल सकते थे, कॉस थीटा ही बोले, पर जब स्लोप की बात तो सर जो टेन, हाँ, हेलो सर, वॉइस आपका सर कट गया। जब राइट एंगल ट्राइंगल के स्लोप या एंगल की बात होती है तो हम लोग जो टेन थीटा होता है उसको क्यों लेते हैं, साइन या कॉस क्यों नहीं लेते? नॉर्मली सर टेंजेंट का एंगल रहता है उसको, तो इसलिए टेन थीटा को ही एज्यूम करते हैं शायद इस वजह से। चलिए मैं बोलता हूँ ये आंसर नहीं है, तो फिर क्या और आंसर हो सकता है इसके अलावा, क्या कि हम टेन थीटा को ही लेते हैं? जी। इसके अलावा सर वो उसको, नहीं सर अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा बिल्कुल। ये मैं आपको हिंट देता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे होता है ना कुछ। बेस, जी सर। ये जो मैंने आपको ये इक्वेशन दी हुई है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके टर्म्स में आप जो लाइन है हाइपोटेन्यूज, उसे का जो एंगल है उसे डिफाइन कर सकते हो क्या? उसके एंगल को सर, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप जो हाइपोटेन्यूज का जो एंगल है साथ उसे आप डिफाइन कर सकते हो क्या? कोई उसकी वैल्यू, कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन उसकी वैल्यू के लिए निकाल सकते हो? बिल्कुल अपन हाइपोटेनस सर इस तरह से। जी, मुझे वो सर क्लिक नहीं हो पा रहा है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जो tan थीटा इज इक्वल टू एक्सप्रेशन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आया समझ? जैसे, जी एक्सप्रेशन है सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे आप मुझे थ्योरेटिकली ऐसी एक लाइन दे सकते हो कि जिससे मैं हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का एंगल के बारे में कुछ जान सकूं। नहीं सर अभी नहीं आ रहा मुझे सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आ, अब सर आप सवाल पूछेंगे सर? मनीष जी, जी सर। बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है आपने? हाँ सर मैंने अपना जो है मास्टर्स फर्स्ट टाइम पढ़ा था, बट मैं अभी उतना टच में नहीं हूँ बूलियन अलजेब्रा के। ये डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है? डी मॉर्गन थ्योरम सर, डी मॉर्गन थ्योरम सर ये कहते हैं जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर एन, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। बूलियन इसको अलजेब्रा, ये की, जी सर। बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है? बूलियन अलजेब्रा में ला का यूज होता है। मैट्रिक्स पढ़ा है आपने? जी सर। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाले हैं किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का? सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सर जैसे कि उसका वो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो को फैक्टर की जो मैट्रिक्स रहती है उसका जो ट्रांसपोज रहता है वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स रहता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इस तरह से। पॉलिनोमियल्स पढ़ा है आपने? जी सर। पॉलिनोमियल्स में नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होता है, ऐसा क्यों? नेगेटिव एक्सपोनेंट, जो सर उसमें नेगेटिव पावर इसलिए नहीं होता जैसे कि वो पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्राइक इक्वेशन के रूट्स रहते हैं नॉर्मली, तो वो उसको जो नेगेटिव वाला रहेगा वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि हम ले, सर एग्जांपल मुझे सर अलजेब्राइक का नहीं बना पा रहा हूँ। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स में हम एक जी टर्म सर। पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होता है वो? जी सर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो सर रहता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस रहता है, वो अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का सर यूज जो है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन वगैरह सभी में ही। अच्छा, और नॉर्मली ये है जो है डेटा में डेविएशन डेविएशन देखने के लिए मीन जो मिडिल वैल्यू से वो कितना डेविएट हो रहा है उसमें होता है।
मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये, बाइनोमियल एक्सपेंशन की लिमिट्स क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन की लिमिट्स क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है कि सर? नहीं सर, मेरे माइंड में नहीं है। बाद में मैडम पूछेंगे आपसे। चलिए मनीष कुमार जी बताइए, बेयर कैटेगरी थ्योरम क्या है? नहीं मैम, टोपोलॉजी मैंने पढ़ा नहीं हुआ है। कोई नहीं, बताइए क्लोज ग्राफ थ्योरम, थ्योरम पढ़िए। पढ़ा तो हुआ है मैम, लेकिन ये थ्योरम से स्पेसिफिकली जो है फंक्शनल और टोपोलॉजी वगैरह का नहीं पढ़ा हुआ है। चलिए, जो मैथमेटिशियन है उन जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स में, उसमें से किसी एक के बारे में कुछ बताइए। जो मैम आर्यभट्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जो चौथी पांचवी शताब्दी के ग्रेट मैथमेटिशियन है। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी की रचना कविता रूप में कर रखी है। इन्होंने शून्य की खोज और स्थानीय मान प्रणाली और दशमलव पद्धति में काम किया हुआ है। इन्होंने पाई का एकदम सटीक मान बताया हुआ है। पृथ्वी की गोल आकृति तथा उसका अपनी धुरी पर घूर्णन करने के बारे में आर्यभट्ट ने जी ने बताया हुआ है। एंशियंट जो टाइम था तब मैथमेटिक्स का यूज कैसे और किस टाइप? वॉइस का मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। एंशियंट टाइम पे जाएंगे हम, तो मैथमेटिक्स का यूज जो होता था वो किस तरीके से होता था? क्या होता था उस जमाने में भी, उस टाइम? जी मैम, मैथमेटिक्स का यूज होता था जैसे बहुत सारे किसी भी चीज को बनाने में, मंदिर निर्माण, वास्तुकला, स्थापत्य, सभी में ही मैथमेटिक्स का यूज होता था। ग- ये जो जो ग्रहों की गति, पंचांग निर्माण, सभी में ही वैदिक मैथ्स का ओरली यूज होता था। वैदिक मैथमेटिक्स। जी मैम, वॉइस ब्रेक हुआ है मैम शायद। वैदिक मैथमेटिक्स क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स मैम मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम गणनाओं को आसान रूप से सरल और मानसिक गणना करने के लिए यूज करते हैं। यूनिटरी एंड नॉर्मल ऑपरेटर्स होते हैं, क्या होते हैं? जी मैम, नॉर्मल ऑपरेटर्स जैसे मैम कोई ऑपरेटर हम डिफाइन करे हुए हैं फ्रॉम अ सेम वेक्टर स्पेस एडजॉइंट, तो ये नॉर्मल ऑपरेटर में आता है और ये इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर हो जाएगा तो वो यूनिटरी ऑपरेटर हो जाता है। जो लीनियर ऑपरेटर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जी, लीनियर ऑपरेटर जो मैम लीनियरिटी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करे, तो ऐसे ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर रहते हैं फ्रॉम अ सेम वेक्टर स्पेस टू सेम, एंड इट सेटिस्फाई द टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। और क्या इंपॉर्टेंस रहती है इनकी? इनके इम्पोर्टेंट मैम जैसे ये कई सारी चीजों को प्रिजर्व करते हैं, आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी मैप करते हैं। अ, इनके थ्रू बताया जा सकता है कि एक एक ग्राफ ग्रुप स्ट्रक्चर या वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर जो दूसरे वाले में किस तरह से प्रिजर्व हो रहा है। थैंक यू। ओके मनीष जी, आप बताइए पहले अपना परफॉर्मेंस बताइए आज का। आज सर थोड़ा कुछ चीजें रही जो नहीं बता पाया हूँ। जी जैसे बाइनोमियल वगैरह जो उसमें था, सर वाला राइट एंगल वाला था, वो मुझे समझ में नहीं आया, क्लिक ही नहीं हुआ कि किस जगह पर है। तो ऐसे कई बार परिस्थिति बन जाती है कि इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है वो हमको समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, उनका बाइनोमियल वगैरह वाले। ठीक है, देखिए तो सर हम अपनी तरफ से जी बता सर। हैं। देखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपका ड्रेस बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी बात है फेशियल एक्सप्रेशन। आपने पूरे थ्रू आउट द इंटरव्यू आपने बहुत अच्छी स्माइल मेंटेन करके रखी, जिससे मालूम चलता है कि आप कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। तो हमें कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी लगी। आपको जो भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, उनका आपने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। सर ठीक है, और सब्जेक्ट की नॉलेज आपको आपको आउटस्टैंडिंग है। मतलब इसमें हम कुछ नहीं बोले। 5 तारीख को आपका इंटरव्यू। जी सर 5 को है। ठीक है, 5 को है, तो आपको सब्जेक्ट की बहुत शानदार नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत बढ़िया तरीके से किया। सब कुछ बहुत अच्छा है। एक चीज पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं तो कर लीजिए। थोड़ा सा जो आप फास्ट बोल रहे हैं ना, बहुत जल्दी 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 बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा सा।
थोड़ा सा स्लो जी कर सर। लो, थोड़ा। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं आप? जैसे आप अगर 1.5 की स्पीड में बोल रहे हैं तो 1.25 कर लीजिए, है ना? जी सर, इसको सर पहले भी मैंने काम किया हुआ है, अभी मैंने तो मेरा स्पीड और तेज था। अरे इतनी तेज स्पीड थी, मतलब इससे थोड़ा सा आप स्लो कर लो, है ना? और जी कोई सर। दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही सुटेबल कैंडिडेट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। जितने ज्यादा हम ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछ सकते थे उस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और आगे भी पूछेंगे। आपके और भी मौके होंगे ना अभी? जी सर, ये मेरा तीसरा मौका है वैसे तो सर। अच्छा, लास्ट मौके क्या, कि और भी हैं? जी सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी आपका बहुत अच्छा मॉक इंटरव्यू जाएगा, बिल्कुल। आप 5 तारीख को हमसे बात कीजिएगा, कैसा गया आपका इंटरव्यू। आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा। जी ठीक सर। है, कोई दिक्कत नहीं, नर्वस नहीं होना थैंक है, यू सर। किसी चीज को लेके परेशान नहीं होना, डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट किसी चीज को लेके नहीं होना है। ठीक है, और एमपी यूपी कुछ नहीं होता वहां, ये पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन हमने आपसे पूछ लिया। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत रेयरली पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो? नहीं सर, यही पूछना था, जैसे मेरा ड्रेस वगैरह ऐसा ही रहे या फिर इसमें ब्लेजर वगैरह। कोई दिक्कत नहीं, गर्मियां है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो टाई मत पहन, कोई दिक्कत नहीं है। टाई वगैरह कभी इतना वो नहीं होता। ठीक है, आप तो अच्छी तरीके से जाओ, आप बहुत अच्छे सूट, बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा आपको जाना है ऐसे जाओ, और कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते। अगर सूट का एक्स्ट्रा मार्क्स होता तो आदमी फिर 1-1 लाख का सूट पहन के जाता। समझ रहे हो? हाँ सब सर। है ना? नॉर्मल आप बढ़िया तरीके से, आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं सूट में अच्छा लग रहा हूँ, तो सूट में जाइए। आप वहां जाओगे तो सब लोग काले काले सूट पहन के आए होंगे, आपको लगेगा आप कहीं उसमें आ गए, हाईकोर्ट में आ गए। ठीक है, सब पहन के आएंगे काले काले सूट, सब बढ़िया तरीके से, है ना? कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया हाँ सर। तरीके से अपना इंटरव्यू की तैयारी रखें। हमारी तरफ से, हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू की। आशा करेंगे आप ऐसी तरीके से इंटरव्यू दें, बढ़िया 70-75 नंबर लाएं, और बढ़िया हम आपसे देखेंगे आपका नाम पीडीएफ में। ठीक है, आज का सर आपको फीडबैक देके कितना कितना नंबर लग रहा है मेरा? आज का इंटरव्यू का मैंने आपका बहुत बारीकी से देखा, तो मैं आपको 60 नंबर तक, मेरे हिसाब से आपको 60 नंबर तक मिल जाएंगे। ठीक है, क्या है कि आज थोड़ा सा आप कुछ मानते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस में आप नहीं उस हिसाब से टैकल नहीं कर पाए। ठीक है, उस हिसाब से हमने आपको नंबर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपसे बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है बड़ी जी। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप लॉग आउट हो सकते हैं।